हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे इस वीडियो में दोस्तों। और हमारे साथ आज वर्षा जी हैं, जिन्होंने इस साल आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है दोस्तों। और इनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली है एज ए पीओ दोस्तों। लेकिन इसके पहले भी इन्होंने आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई किया था दोस्तों। तो वर्षा जी हमारे साथ हैं और ये आपको बताएंगी अपनी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनके फैमिली में कौन कौन है, और एग्जाम कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया, क्या इनके स्टडीज थी, और क्या कुछ ऐसा होता है कि जब एग्जाम हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो क्या हम डिमोटिवेट होते हैं, तो हम कैसे से उभरते हैं, मतलब सारी बातें करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और शुरू से लेके अंत तक आप सारी बातें सुने, हमारी जरूर आपको सीखने को मिलेगा। वर्षा जी नमस्कार, कैसी हैं आप। प्रणाम सर। सर मैं एकदम अच्छी हूँ। देख भी आप नहीं अच्छी कैसे यार, हैं? काफी खुश लग रही है बस। हाँ सर, खुश तो हूँ। जब से रिजल्ट आया तब से तो बहुत खुश हूँ। हम्म। वर्षा जी पहले अपने बारे में बताइए कुछ कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या पढ़ाई की आपने, और फैमिली के बारे में कुछ। जी सर। सर मैं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो जिला है वहाँ पे भी एक छोटे से शहर जुनारदेव, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन में पहले बीकॉम किया, उसके बाद में मैंने डिस्टेंस से एमबीए भी किया हुआ है। घर में मम्मी पापा हैं, एक छोटा भाई है और एक बड़ी दीदी है। बस हम लोग इतने ही लोग हैं। और सर पढ़ाई का कहे तो पढ़ाई मुझे बैंक की तैयारी करते हुए 3 साल हो गए हैं, और मैंने ओवर कॉन्फिडेंस से सेल्फ डाउट तक का पूरा जो एक जर्नी होता है वो मैंने देखी है। हम्म। और फिर फाइनली जो कॉन्फिडेंस गेन किया है वो शायद मैं बहुत सालों से गेन करना चाह रही थी। okay। तो वर्षा जी अपने पेरेंट्स ने बताइए कुछ पेरेंट्स के बारे में। जी सर। सर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में ही है, वही मेरे इंस्पिरेशन भी है। हम्म। और वो कोल इंडिया लिमिटेड में अभी मतलब है, अच्छी पोस्ट पे हैं। मम्मी मेरी होम मेकर है। और बट उनका भी 24/7 जॉब है। हम्म। उन्होंने भी उतना ही इक्वली सपोर्ट किया है जितना पापा ने सपोर्ट किया है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वर्षा आप मुझे एक बात बताइए कि आपने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन एंड पीजी, क्योंकि पीजी अपने एमबीए किया, तो जी ये गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको, ये कैसे आपके दिमाग में आया, और बैंक ही क्यों। सर जैसे मैंने अभी बताया कि पापा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, उन्हें 25 ईयर्स हो गए हैं सर्व करते हुए। और छोटे से मतलब बचपन से हम लोगों ने जो घर पे डिसिप्लिन देखा है, जो सारी चीजें देखी हैं, जो फैसिलिटीज देखी हैं, और पापा ने जैसे इंस्पायर किया है हर पॉइंट पे, मतलब एक जो वर्क लाइफ बैलेंस देखा है हम्म। वो मुझे इंस्पायर किया कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी स्पेसिफिकली बैंक के लिए इसलिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी बीकॉम रहा था, और फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ बैंक्स में कंप्यूटर का भी आने लगा, तो कंप्यूटर में भी मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन था, तो मैंने सोचा बैंक से बेटर तो कुछ नहीं होगा। और फिर पापा का भी सपना था कि मैं बैंक में ही जाऊं, तो फिर ठीक। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, यही करना है फिर। अच्छा, तो आपने इस तरह से अपनी जर्नी शुरू की, तो जब आपने इस प्रिपरेशन तैयारी शुरू की, तो जैसे होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हम प्री पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे। तो आपने अपनी तैयारी शुरू कैसे की, आपकी क्या स्टडी उसमें थी। सर जब मैंने चालू किया तब बस इतना पता था कि बैंक के एग्जाम होते हैं, और मैंने बस एग्जाम दे के आई थी। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था जी। 2020 में, शायद मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था। उस टाइम पे ये था कि हाँ मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, और उस टाइम पे मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मेरे ये सारे सब्जेक्ट पहले से ही अच्छे हैं, मतलब हमेशा से वो मेरे ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहे हैं। और फिर मैं पेपर दे के आई हूँ। शायद मेरा सबसे पहला पेपर एसबीआई क्लर्क का था। मैंने 65 अटेम्प्ट किए थे और मैं उसमें भी बहुत खुश थी, अरे बहुत अच्छे करके आई हूँ मैं। और मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या कट ऑफ जाता है, कैसे हम्म। सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है। हम्म। मुझे 62 मार्क्स है। मैंने कहा एक्यूरेसी तो ठीक ठाक ही है, बट ये हम्म। तो बहुत कम है बाकियों के कंपैरिजन में। फिर धीरे धीरे किया मैंने, और तैयारी पर मैंने कभी भी सीरियसली तैयारी नहीं की। 2 साल तक के मैंने सीरियसली तैयारी की ही नहीं। मैंने 2022 में आने के बाद में जब एक हिट हुआ कि अब जैसे थोड़ा घर में ये भी है कि हर चीज का एक टाइम दिया गया है कि अगर हम्म। आपको तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 साल में पेपर निकालना है। 1 साल तो बच्चा ट्रायल में निकाल देता है, सेकेंड ईयर में तो उसका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। हम्म। जब 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर पापा ने बोला बेटा आपके 2 साल तो हो गए हैं, अब आप बताइए आप सही में तैयारी करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही चलने देना है। तो
उस टाइम पे सर मुझे थोड़ा सा हिट हुआ कि मतलब वैसे तो हम सबसे बातें कर तो सकते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद को ही जवाब देना होता है कि सही में हम्म, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो फिर कर क्यों नहीं रहे हो। हम्म, तो उसके बाद सर मैंने तैयारी करी चालू। मेरे बेसिक्स तो सारे क्लियर थे, मुझे सिर्फ जीए में दिक्कत आती थी, और मुझे आप मतलब मिल गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब ठीक है। जीए मेरा एक था वीक, मुझे सर मींस जब तक मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ मुझे मींस पे पता ही नहीं था कि जीए आता भी है। एकदम नॉलेज जीरो ही था। फिर मैंने जीए की तैयारी आपसे करी, आपकी क्लासेस ली, और जीए का रात में रिवीजन क्लासेस जो होती थी वो किया, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी पढ़े। फिर और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ मॉक्स देती थी सर। मेरा टारगेट रहता था कि मैं दिन में कम से कम 700-800 क्वेश्चन करूं, रीजनिंग और मैथ्स के। और वेरी गुड। उसके बिना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, मुझे रात में नींद नहीं आती थी सर। और नहीं आती थी तो मैं वापस सिर्फ मॉक्स ही देती, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। हम्म, अच्छा। और बाकी तो सर हाँ, बोलिए बोलिए। बस क्लासेस की हैं, आपकी जीए की क्लासेस करी हैं, बाकी तो सारे बेसिक्स पहले से ही क्लियर थे ही मेरे। वैसे ये बीकॉम आप पढ़ी हो, फिर आप बोल रही हो कि आपकी मैथ अच्छी थी, तो ये कैसे हो सकता है? सर था क्या? उस टाइम पे, मैंने मेरी लाइफ 12th तक के मेरा साइंस था। उस टाइम पे मैंने मेरे लाइफ का सबसे पहला फेस किया था। ओके। मैंने जेई दिया था। जेई में मैं बहुत कम मार्क्स से रह गई थी, और मुझे मतलब लगा नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट फेलियर फेस किया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि किसी दूर के कॉलेज जाके इंजीनियरिंग पढ़ने से बेटर है कि 3 साल का कोर्स करके और मैं एक स्टेबल जॉब पहले ले लूँ। तो वहां से मेरा बीकॉम आया, फिजिक्स केमिस्ट्री सब का अच्छा रहा है, तो इसीलिए उस पर कभी ऐसे बेसिक्स की जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे मेरा भी इंटर तक मतलब बायोलॉजी था, लेकिन इन जी सर। साइंस साइड के बाद आप जब कॉमर्स में आते हो तो यार दिमाग काम नहीं करता उस समय, मतलब बड़ा ही जी बोरिंग सर, लगता है। मुझे भी सही में मेरे ऐसा था कि 6 सब्जेक्ट है तो 3 कंप्यूटर के थे, क्योंकि मेरा बीसीसीए था, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन कंप्यूटर ओके। एप्लीकेशन। ओके। और 3 सब्जेक्ट मेरे बीकॉम के होते थे। उसमें भी अगर स्टैटिस्टिक्स और ये सब न्यूमेरिक्स आ गए तो ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद था, हाँ उसमें मैं फुल मार्क्स ला भी सकती थी। बट जहाँ थ्योरी पार्ट आता था तो वहां पे मतलब ऐसे तो लोग बहुत कहते हैं कि कॉमर्स बहुत इजी है, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं कि नहीं। जिस चीज में इंटरेस्ट है ना वही चीज हाँ, इजी है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो चीज कभी इजी नहीं है। तो वैसे तो मुझे तो ये जैसे कि आप फिर आप बच्चों क्या बोलना चाहोगे कि आपने प्रीवियसली जो भी किया लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जी क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ था, दैट टाइम पर पीएमटी होता है हमारे, तो जी सर, फेल्योर हम दोनों हाँ। का था, है ना? तो जी उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन शुरू किया, आज आप अचीवर हैं। तो क्या जी प्रीवियस सर। जो हमारे डेज या ईयर बीते होते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर, या जब जब वो तभी सवेरा होता है कि नहीं आपने ठान लिया तो आप कर सकते हो वो चीज? जी सर, उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है। ये एक तो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे तो लोगों का काम भी कहना है, वो मेरे साथ कभी हुआ नहीं। घर वाले हमेशा सपोर्टिव रहे तो इस चीज से मैं हमेशा बची रही। बाकी लोग ये चीजें फेस करते हैं। दूसरा ये कि सर बाकियों का तो नहीं पता, बट खुद के मन में जो एक आवाज होती है ना कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो क्या, आप इतना ही मतलब, अगर मैंने तैयारी चालू करी है तो मैंने तैयारी इसलिए चालू करी क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं ये कर लूंगी। हम्म, तो वो चीज हमेशा सर हिट करती रहती थी। और ऐसा नहीं कि रोज इंसान मोटिवेटेड रहे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मोटिवेशन बाहरी चीज है, डिसिप्लिन जो है वो अंदर की चीज है, वो होनी चाहिए। मुझे जो एक रहता था टारगेट दिन का, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता था तब तक के रात में वही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है, और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, मोटिवेशन तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगी, बट अगर डिसिप्लिन वे में अगर उसे लाइफ का पार्ट बना के तैयारी करे तो फिर तो सक्सेस मिलनी है। वही परसों वाली क्लास थी मैं करंट अफेयर्स की, मैं सेम यही बोल रहा था, जी मोटिवेशन और सर। डिसिप्लिन में डिफरेंस क्या है, कि मतलब आप हमेशा मोटिवेट तो नहीं कर सकते, बट आप डिसिप्लिन रहोगे ना तो सब कुछ सही जी रहेगा। सर। तो मैंने क्लास दी क्या जी वो वाली? सर, ये वाला तो हमेशा से रूल फॉलो करते आ रही हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है वर्षा, तो आप जरा मुझे ये बताइए, जैसे आपने ये बात बोली कि हमने ठान लिया, ये आपका डिसीजन था कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है। ये सारे बच्चे होते हैं, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं या फिर जो बच्चे फॉर एग्जांपल तैयारी करने के लिए आते हैं, उनका ये एक गोल ही होता है। तो बच्चे जी स्टार्टिंग सर। में काफी मोटिवेट होकर शुरू करते हैं, लेकिन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ के बाद उनको लगता है कि यार इतना पढ़ना है, हमारा नहीं हो पाएगा ऐसे। तो हमेशा मतलब लाइफ को जैसे एक ना कांस्टेंट रहना है हमको, हमें हर चीज में, मॉक टेस्ट में, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जी। तो क्या आपसे कभी हुआ ऐसा कि मतलब कि नहीं आप डिमोटिवेट हुए बीच में, हम कैसे कर पाएंगे,
और हुई तो कैसे आपने ओवरकम किया, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई आप? सर सेल्फ डाउट वाली बात आ जाती है कि एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट ईयर में मैंने एग्जाम दिया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो फिर वहां पे लगता है कि तैयारी तो कर ही रहे हैं, पर हो क्यों नहीं रहा है। पर हम्म, अगर तैयारी कर रहे हैं नहीं हो रहा है, मतलब कहीं तो कमी है। या तो मेरे पास ऑप्शन दो ही थे, या तो मैं उदास होके बैठ जाती और फिर उसी के बारे में सोचते रहती कि मेरा पेपर नहीं निकल रहा है, बाकियों का निकल जा रहा है। और या तो फिर उसे एज अ मोटिवेशन उस टाइम पे कह सकते हैं कि नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, और कहाँ पे कमी रह गई है। तो वो तुरंत उस पे एक्शन लेना जरूरी होता है, क्योंकि सर वो एक कहते हैं ना कि फेलियर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए सक्सेस पाने के लिए। जब तक इंसान फेल नहीं होता है तब तक के उसे मजा नहीं आता सक्सेस लेने में। वेरी गुड। तो वो उस टाइम पे मुझे हिट होता था कि अभी यहाँ पे गलत हो गया है, मेरा पेपर खराब हो गया है। मैं अगर आज मुझे अपने दिमाग को आराम देना है तो मैं एक दिन आराम देती थी, पर अगले दिन वो जो रहता था, एक फ्यूल होना चाहिए, वो अगले दिन पूरा रहता था कि नहीं अब जो है अब पढ़ाई करनी है, और जितना ज्यादा कर सकती हूँ उतना करनी है। अच्छा, चलो वर्षा, आते हैं मेन टॉपिक आते हैं अपने। तो वर्षा, जी सर। जैसे अभी मैं चैट पर देख रहा था अपने टेलीग्राम पर, दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। तो एक बच्चे ने दूसरे से पूछा कि यार हमें प्री में कैसे पढ़ना चाहिए, मेंस में कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक बच्चे ने उससे बोला कि पहले आप प्री पर फोकस कर लो, पहले प्री क्वालिफाई कर लो, मतलब उसके बाद फिर आप मेंस के क्वेश्चन लगाओ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है यहाँ पर, क्या वास्तव में ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, या आप क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज यू आर अचीवर, तो आपने आप सेलेक्ट हुई हो, आपने इस बाउंड्रीज को ब्रेक किया है, तोड़ा है आपने, तो क्या प्री की तैयारी और मेंस तैयारी, इसमें क्या कैसे करना चाहिए, साथ में चाहिए, ये बताइए। सर एकदम कोई बिगनर है तो मेरे हिसाब से पहले तो उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हम्म। वो टाइम लेके अपने बेसिक्स को पहले क्लियर कर ले, मतलब पूरी थ्योरी पढ़ ले जो भी है जैसा भी है। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए कभी इसमें नहीं रहना चाहिए कि पहले प्री की प्रैक्टिस करेंगे, प्री का पेपर निकालेंगे और फिर मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम्म। समय नहीं मिलता है। जब तक रिजल्ट आएगा अगले 10 दिन में पेपर है, या अगले 1 हफ्ते में पेपर है। अब आप सोचोगे कि आपको मेंस की तैयारी करनी है और अब शुरू करोगे तो वो गलत है, क्योंकि प्री में और मेंस में अल्टीमेटली सिलेबस सेम ही है। बस फर्क इतना आता है कि लेवल जो होता है वो थोड़ा सा हाई चला जाता है। और अगर हम शुरू से ही प्री और मेंस की साथ में तैयारी करेंगे तो कभी वो जो एग्जाम के थोड़े दिन पहले की एंजाइटी रहती है वो नहीं आएगी। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हम वो कर लेंगे चाहे कैसा भी पेपर आए। अच्छा वर्षा, कभी आपका प्री एग्जाम आप फेलियर हुई कभी प्री में? जी सर, मेरा पहले साल के तो सारे प्री जो थे क्लियर ही नहीं तो हुए आपने थे। तैयारी छोड़ी ना की थी उस समय, जब आपने सर सीरियस नहीं हुई? सर, नहीं सर, जब मैं सीरियस हुई तब मेरा एक भी प्री नहीं रुका। मुझे जब मैं पेपर दे के आती थी मुझे पता होता था कि मेरा ये एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, यही कॉन्फिडेंस। पहले से आपने बोला ना कि आप तो मतलब एग्जाम तैयारी शुरू कर चुकी थी, थोड़ा बहुत एग्जाम देना शुरू कर दिया था आपने, है ना? क्या हाँ टाइम सर। पर चलो ठीक है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन आप हम्म। ये बोल रहे हो कि आप जब सीरियस हुई तो आपके सारे प्री एग्जाम क्वालिफाई हुए, सारे प्री जी क्वालिफाई? सर। जी सर, इस साल बस एसबीआई पीओ का प्री नहीं क्लियर हुआ, बाकी सारे प्री क्लियर हुए हैं मेरे। इस साल? जी सर। चलिए, पीयू तो आप बनी गई है, छोड़िए, हाँ? हाँ सर। अब पीयू तो बनी गई है। अच्छा वर्षा, मुझे ये बताइए, प्री में मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आती है, और आज का जो पैटर्न है, जैसे आरआरबी में तो हमेशा से कट ऑफ ज्यादा आती रही है, हमेशा। और इस जी बार सर। आईबीपीएस में भी और एसबीआई में भी कट ऑफ बहुत हाई गई। तो जी इतना सर। ज्यादा कट ऑफ हाई जा रहा है, असंभव तो है नहीं, बच्चे तो निकालते हैं। तो आप बच्चों को जी क्या सर। गाइडेंस देना चाहेंगे कि मतलब कैसे वो प्री एग्जाम क्वालिफाई तैयारी करें, क्योंकि मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाए उसमें? सर मैक्सिमम अटेम्प्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा। मॉक्स या फिर जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, मॉक्स का एक यही फायदा है कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है एक सेक्शन इजी आ गया और अगला वाला टफ हो, या पहला टफ और अगला इजी है, तो वो हम्म। स्विच जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मतलब सबके साथ ही होता होगा मुझे लगता है, कि जैसे ही क्वेश्चन में कहीं अटक गए तो फिर लगता है हो गया खराब, अब नहीं होगा, क्योंकि टाइम इतना कम होता है। ओके। बच्चा वहीं पे फंस जाता है और उसको जो चीज आ रही होती है वो भी नहीं कर पाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी मॉक्स देके सॉल्व हो सकती है। और फिर उसके बाद खुद के लिए टारगेट सेट करना जरूरी है। जैसे मेरा बॉक्स में टारगेट रहता था कि मेरे हमेशा 95 अबव परसेंटाइल बने ही, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ ही। तो ये खुद के लिए टारगेट देना बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा वर्षा, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, जो क्वेश्चन जी। अक्सर बिगनर्स का होता है, बच्चों का होता है। तो बहुत जी। सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर यूट्यूब क्लासेस, फिर पेड क्लासेस, फिर अपने को टाइम, तो ये मैनेज नहीं हो पाता है, हमारा पूरा दिन क्लासेस में चला जाता है।
तो जरा आप जी मुझे सर। ये बताइए कि कैसे बच्चे इससे ओवरकम करें। जैसे मान लीजिए बिगिनर्स अगर आप हैं तो आपको एक बार जी तो क्लासेस करनी ही पड़ेंगी आपको, लेकिन जी जब आप सर। थोड़ा सा चीजें सीख जाती हैं तो जी कितना इंपॉर्टेंस क्लासेस का है और कितना इंपॉर्टेंस अपने आप से स्टडी का है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, एक बार बेसिक्स क्लियर हो गया तो मुझे जहां तक के लगता है, जहाँ पे रोज नया नॉलेज मिल रहा है, जैसे मैं स्पेसिफिकली जीए के लिए ही कहूंगी, क्योंकि जीए रोज नया होता है, वो रोज पढ़ना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पेपर में ऐसा नहीं होगा कि पुराना आ जाएगा। हम्म। जो रोज पढ़ा रहे हैं, जो 6 महीने का है, जो 8 महीने का, वही आएगा, तो वो तो जरूरी है रोज करना जीए की क्लास। उसके अलावा बाकी जो क्लासेस है, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया है तो मुझे नहीं लगता क्लास अटेंड करना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, बट हम्म। आपको अपना लेवल पता है कि आपको उतनी जरूरत है कि नहीं क्लास की, तो बेटर ये है कि वो उस क्लास का पीडीएफ लेके आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए, और अगर नहीं बना तो जाके एक बार क्लास में सॉल्यूशन देख लीजिए। ऐसे में टाइम भी बचता है, और फिर सर मुझे लगता है इससे अपनी खुद की मेथड भी क्रिएट होती है, जो हम एक्चुअली हाँ, एग्जाम में यस, अप्लाई करते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट करता है। मैंने सोचा था कि स्पीड मैथ्स की क्लास ले लूंगी, ये कर लूंगी, बट मुझे एग्जाम में मेरी ही मेथड याद आती है, क्योंकि वो हम्म। एकदम बैठी हुई है अंदर, और एग्जाम के टाइम में वही ही याद आती है। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो। ओके। अच्छा, अब वर्षा हम बात करेंगे आपसे कि हमारे प्री एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो जी जो सर। हमारा दिन का शेड्यूल होना चाहिए, दिन का हमारा, जैसे मैथ रीजनिंग इंग्लिश में तीनों पढ़नी चीजें हैं, तो हमारा शेड्यूल जी कैसा होना चाहिए? मतलब हमें मैथ को, रीजनिंग को और इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए, और साथ में मॉक टेस्ट हमें देना है चूंकि, फिर हमें जीए जी पढ़नी जी है। तो बहुत सारे जी बच्चे ऐसे करते हैं, वो केवल मैथ ही पढ़ते जा रहे हैं, केवल रीजनिंग ही पढ़ते जा रहे जी हैं। तो इनका जी। इंपॉर्टेंस क्या है और आपने कैसे मैनेज किया इन सब चीजों को? सर, ये चीज तो मैंने पापा से सीखी है कि जैसे वो, मैं छोटी थी तो वो मुझे कभी भी पढ़ाते थे, पहले तो समझना पड़ता है कि सिलेबस देख लें, और ऐसा नहीं है कि 10th तक के किसी ने मैथ्स या मैथ्स नहीं पढ़ी हो, और बैंक में भी हार्डली वहीं तक के आता है, उसी का हम्म। बस लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है। हम्म। तो आपको अपने सिलेबस का 70% सिलेबस जो है वो अच्छे से आना चाहिए। आप हम्म। 30% एग्जाम में नहीं भी आया तो आप उसे छोड़ सकते हो, पर 70% सही से आना चाहिए। हम्म। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप दिन भर मैथ्स ही पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपने एक सब्जेक्ट पूरा छोड़ दिया है। हम्म। एसबीआई का एग्जाम छोड़ के बाकी सारे एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ सेकंड ऑफ होता है। होती है जी। तो अगर आप सिर्फ एसबीआई टारगेट कर रहे हो तो फिर बात अलग है, फिर भी आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ के वो एग्जाम नहीं निकाल सकते। हम्म। तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। अब जैसे अगर कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, अगर बिगनर है, 8 घंटे भी ज्यादा हो जाएगा उनके हिसाब से, तो अगर हम्म। 4 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे दो। हम्म। मैथ्स को 2 घंटे, रीजनिंग को 2 घंटे, इंग्लिश को 2 घंटे, जीए को 2 घंटे, तो ऐसे करके इक्वली हर चीज पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद में टाइम बच रहा है तो फिर आपको मॉक्स देना है, और मॉक्स के साथ में, मॉक्स भी मैं कहूंगी सर दिन में 2 मॉक्स लगाने जरूरी है, चाहे वो बिगनर हो, और जो तो सीख चुके हैं उनको तो ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, 5-6 मॉक्स तो दिन के लगाने ही चाहिए। ओके। और साथ में बचे वाले टाइम में जो वीक टॉपिक्स है उसको कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर वीक तैयारी टॉपिक। कर रहे हैं तो जो, अगर हम टाइम दे रहे हैं तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें पूरा टाइम हमारी पढ़ाई पे ही देना चाहिए, जितना ओके। भी टाइम है। ओके। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जो टाइम बचे उसमें आप मॉक टेस्ट दो और अपने वीक टॉपिक्स पर आप काम करना शुरू कर दो। अच्छा, हम्म। वर्षा आप जो प्री एग्जाम देकर आई, तो जी होता है ऐसा कि बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते कि भाई मेरा 100% हो पाएगा हमारा, या नहीं हो पाएगा, मुझे बोल नहीं पाते। तो हम्म आपने जब प्री एग्जाम दे लिया, उसके बाद हम्म, आपको पता है कि भाई मेरा एग्जाम निकल जाएगा तो मेंस भी देना है हमें, तो जी आपने सर। कैसे मेंस के लिए फिर फोकस किया? इसके बीच में जो गैप होता है प्री मेंस के बीच में, भले रिजल्ट जी आपका प्री का नहीं आया, बट आपका क्या मोटिवेशन लेवल था और आपने कैसे तैयारी की इसके जी सर। सर मैं इस साल का बताऊंगी तो मेरे ख्याल से आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट हुआ था मेंस का, मतलब जस्ट पेपर दे के आए थे आईबीपीएस क्लर्क का, बाद? एक हफ्ते बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस था। मेरा मैथ्स और रीजनिंग मैंने सिर्फ सेक्शनल मार्क दिए हैं, वो भी शुरू शुरू में ही जब मेरे पास टाइम रहता था। बचे वाले 6 दिन थे तो 6 दिन में मैं सिर्फ जीए पढ़ती थी, मुझे ज्यादा से ज्यादा जीए कवर करना रहता था, और बचे वाले टाइम में मैं फिर सेक्शनल मार्क्स देती, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस पहले ही बहुत कर चुकी थी मैथ्स और रीजनिंग की। फिर एक हफ्ता रहा, फिर मेरा आरआरबी पीओ का मेंस था, फिर एक हम्म। हफ्ता रहा, फिर आरआरबी, सॉरी, सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था।
तो मेरे लिए तब इम्पोर्टेंट सिर्फ जीए था, क्योंकि जीए इन सब में सेक्शनल तो निकलना बहुत जरूरी था, और अभी के टाइम पे जीए अच्छी आ रही है, मतलब अच्छे हाँ। लेवल की आ रही है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है जीए को। बहुत सारे बच्चों का उसका सेक्शनल ही नहीं निकल पाता है। तो हम्म। मैंने समय से पहले ही रीजनिंग और मैथ्स को काफी स्ट्रांग बना के रखा था, कि अगर मैं इसे मीन्स के पहले टच नहीं भी कर पाऊँ, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने नहीं टच किया है, बट नहीं भी कर पाऊँ तो मुझे एग्जाम में दिक्कत नहीं है। ओके। इतना टाइम रहता है कि हम ये सारे सब्जेक्ट्स को पहले ही पढ़ के अलग कर दें। और जीए ऐसी होती है कि एग्जाम के पहले वो जितनी ज्यादा याद रहे उतना ही बेटर है। वर्षा, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप जी प्री सर। और मेंस दोनों इंक्लूड बताइएगा इन करके, कि आपकी मैथ में आपने कैसे पढ़ाई की अपनी, देन रीजनिंग में, देन इंग्लिश में आपने कैसे, मतलब टॉपिक की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डीआई की बात कर लें, अरिथमेटिक की बात कर लें, या रीजनिंग पजल जी की सर। बात कर लें, या फॉर एग्जांपल जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं बात कर लें, और इंग्लिश की बात कर लें, तो आपने जी इन सर। सब पे कैसे फोकस किया था, आपकी तैयारी का शेड्यूल क्या था इसमें? सर सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते, तो इंग्लिश में मेरा ग्रामर सेक्शन, मुझे पता है कि मेरा ग्रामर सेक्शन अच्छा नहीं है। तो ओके। प्री में मुझे उसमें दिक्कत आती थी, मेंस में नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रामर ज्यादा होता नहीं था। हम्म। वहाँ पे मेन मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता था। वो मेरा बहुत अच्छा है, वो इतना अच्छा है कि अगर ग्रामर वाला कोई दिक्कत है, मुझे नहीं पता होगा वहाँ मिस्टेक क्या है, बट मुझे ये पता है कि वहाँ पे मिस्टेक है, क्या है वो स्पेसिफिक नहीं पता है। हम्म। तो मैंने उसके लिए कुछ ऐसे क्लासेस नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, बस जो मार्क्स होते थे उसमें जितना आता था मैं उतना करती थी बस, और उससे मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए। आपका सेंस डेवलप हो डिस्क्रिप्ट गया वहां पे। हाँ, और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने थोड़ा सा मतलब एक जो होता है बॉडी कैसी होती है, कैसे लिखना होता है, वो मैंने देख के गई थी एग्जाम के पहले, उतना ही बस मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए किया था। फिर आते हैं मैथ्स पे, तो सर मैथ्स पे टेलीग्राम पे जैसे दोस्तों का जो ग्रुप हमारा बना था ड्यूरिंग मतलब तैयारी के टाइम पे ही, तो हम्म। हमारे ग्रुप पे क्वेश्चंस शेयर होते थे, टफ क्वेश्चन जो होते थे क्वांट के, तो मैं उनको सॉल्व करती थी, और उसके अलावा मैं मॉक्स देती थी, सेक्शनल मॉक मीन्स के, क्वांट्स के। और वो अगर क्लियर मतलब ऐसे करके जितने क्वेश्चन उसमें बने बने, उसके बाद में जो बचा टाइम है जो नहीं बने उनको भी मैं अटेम्प्ट करती थी। रीजनिंग का सर और मैथ्स में मैं वो टॉपिक नहीं टच करती थी जो मुझे आते नहीं थे, जो मुझे पसंद ही नहीं थे, जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं उसे कभी टच ही नहीं करती थी, मैंने पेपर में भी कभी नहीं टच किया उसको, मतलब मे बी वो इजी आया हो बट मैंने कभी टच नहीं किया उसको। सेम रीजनिंग का था कि मुझे ऐसे नॉर्मल पजल्स सारी बन जाती थी, प्री वाली तो सारी पजल्स बन जाती थी, मेंस में पता नहीं पजल्स में मैं आके अटक ही जाती थी। तो मैंने कभी भी रीजनिंग में मेंस में पजल्स को पहले अटेम्प्ट किया ही नहीं है, मैं पहले सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होते थे उनको अटेम्प्ट करती थी, और उसमें ही मतलब काफी सारा कवर हो जाता था। फिर आखिरी में अगर टाइम बचा है तो एक ऐसे ढूंढ के, क्योंकि टाइम होता था, तो एक ऐसी पजल ढूंढती थी कि अगर 4 पजल आई तो उसमें से एक पजल मैं बना दूं। कभी ऐसा नहीं रहा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस ये रहा कि जितने करने हैं, सही करने हैं। और जीए भी सर, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो जीए में आके फिर फाइनली ये समझ में आया कि जितना आता है उतना करो, उससे ज्यादा करके नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल मार्क्स नहीं गंवाने हैं। तो उस इससे तो मैं बच गई, और फिर पीओ में मुझे मतलब जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उतने मुझे मिल भी गए थे। तो वर्षा, आपने ये सारी बातें तो बता दी हमें। अब जी मुझे सर। ये बताइए आप, कि एग्जाम आप मेंस का जब देने बैठी, तो इस बार जी मैंने सर। सुना कि जैसे मैथ बहुत टफ आ गई थी, ऐसा मैंने सुना, और शायद आपकी मार्क्स भी जी मुझे सर। पता है मैथ्स में इस बार, और जी सर। रीजनिंग भी ठीक ठाक आई थी। तो जब जी हम सर। बैठते हैं वहां पे एग्जाम में और हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो हमें कैसे अपने आप को मजबूत करना है वहां पर, ये मैं साइकोलॉजी पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है सिलेक्शन ना होने की, कि आप हिम्मत हार जाते हो शायद। जी सर। सर रीजनिंग बढ़िया आया था, पिछले साल के कंपैरिजन में इजी आया था। हम्म। जीए भी अच्छा आया था, बहुत मजा आ रहा था पेपर देने में कि हाँ बढ़िया चल रहा है। इंग्लिश भी ठीक ठाक आया था। फिर क्वांट आया तो पहले 2 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने सारे देखे, मैंने कहा ये तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर मैं 1 नंबर पे गई तो वो भी थोड़े से टफ से लग रहे थे, मैंने कहा चलो पहले 2 नंबर वाले अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करना चालू किया, 45 मिनट्स दिए, अटेम्प्ट करना चालू किया, तो वो क्वेश्चन में फंस गई। मैं यूजुअली हार्ड क्वेश्चन में फंसती नहीं हूँ, बट मैं फंस गई, तो मैं पहली बार घबराई वो पेपर में कि अब क्या होगा। तो फिर सर मेरा हमेशा मतलब थोड़ा सा जैसे टाइम बीतता गया है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आई हूँ मैंने लंबी सांस ली, मैंने महादेव का नाम लिया, मैंने कहा मन शांत हो जाए बस, और फिर अब मैं आगे बढ़ती हूँ।
तो फिर मैंने हर हर महादेव बोला और फिर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू किया। मैंने सोचा कि अगर मेरा एक क्वेश्चन भी होता है, वो डीआई ही था, मैंने कहा ये एक क्वेश्चन भी हो जाता है तो वो पेपर में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे उस टाइम पे पापा की एक बात याद आई कि बेटा अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, तो अगर पेपर आपको टफ लग रहा है ना, तो वो पेपर सबके लिए टफ होगा। तो मुझे लगा कि शायद ये पेपर सबके लिए टफ होने वाला है। और फिर मैंने वो किया बढ़िया से, और मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते गए। कुछ क्वेश्चन मुझे पता था कि गलत हो रहे हैं, बट मैंने रिस्क लेके उन्हें अटेम्प्ट किया, तो मैंने 20 मार्क्स तक का अटेम्प्ट कर लिया था। स्टिल मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी खराब हुई है। बट हाँ सर, क्वेश्चन मतलब बीच में जब फंसी तो मैंने फिर लंबी सांस लेके महादेव का ही नाम लिया था। वर्षा, अब देखिए, आपने अपने मेंस दे दिया, तो मेंस जी देने के सर। बाद फिर होता है इंटरव्यू होता है। तो आपने इंटरव्यू जी तैयारी सर। कैसे की और आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इंटरव्यू एक तो ये रहता है सर कि मेंस में जितना अच्छा कर लो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरव्यू अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता नहीं होता है कैसे होने वाला है। ऊपर से कॉमर्स बैकग्राउंड भी था मेरा, तो हर जगह डराया हुआ है कि कॉमर्स वालों को बहुत ग्रिल करते हैं। हाँ, करते हैं तो करते हैं। मैंने कहा करते तो है सर, तो ठीक है। अच्छा, अब कॉमर्स पे भी ज्यादा अकाउंट से रिलेटेड पूछते हैं, अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा। हम्म। फिर मैंने बढ़िया से पूरा अकाउंट्स वगैरह रिवीजन कर लिया, मैंने पूरा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया, मैंने इसके अलावा अपने आसपास की जगहों का सारा पूरा फुल नॉलेज ले लिया, सब कर लिया। मतलब एक एक स्टेप, मतलब 4 महीने इसमें बना के रखा था कि पहले खुद का इंट्रोडक्शन बढ़िया से तैयारी करना है, फिर क्या पढ़ाई करी है उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, फिर उसके बाद में अपने आसपास की जगहों के बारे में मतलब पता होना चाहिए कि क्या कैसा है। और और क्या हो सकता है, एक जनरल अवेयरनेस का जो है टॉपिक जो भी करंट चल रहा है वो तैयारी करनी है। तो वो, बट इंटरव्यू में वैसा कुछ नहीं हुआ। हम्म। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लिया। उन्होंने पूछ लिया कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि अगर आप एक गांव में पोस्टेड है और वहां पे औरतें हैं, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो सर उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि आप जो क्लासेस लेते थे उसमें जो आपने पढ़ाया होगा, अननोइंगली मुझे नहीं पता कि उसका यहाँ पे यूज आ जाता। एकदम से उस टाइम पे मुझे हिट किया कि उनको, ये तो हर कोई बोलता है कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे, बट कैसे करेंगे। हम्म। तो एसएचजी वगैरह की बात होती थी, ऐसा तो जी, थोड़ा सा ऐसा। मैंने बोला कि सर एसएचजी का उनको बताएंगे, ताकि क्योंकि भले वो पढ़े लिखे नहीं हो पर अगर उनको उनके काम का नॉलेज है तो वो उसको बढ़िया से कर सकते हैं और वो हम्म। अपना कमाई कर सकते हैं उससे। हम्म। तो उससे वो लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए थे कि हाँ ठीक है, बहुत इसे अच्छा पता आंसर है। दिया आपने, ऐसा जी, मतलब हाँ ये सोचना भी बहुत कम लोग सोच पाएंगे ऐसे, जबकि पढ़ाया गया सब कुछ सर, ये कैसे। मैं बता रही हूँ, आपने पढ़ाया है ना, वो दिमाग में तुरंत हिट किया। वो हिट भी नहीं करता है पर वो उस दिन पता नहीं हिट कर गया था। आपका सिलेक्शन होना था तो ना, इसलिए। हाँ सर, तो फिर वो एसएचजी वाला वो लोग इम्प्रेस वहीं से हो गए थे, तो फिर बाद में थोड़ा सा फ्लो बन ही गया था, तो इंटरव्यू अच्छा गया। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे ही। वो उसमें वो फ्लो पे ही डिपेंड करता है कि कहाँ पे लेके गए हैं, वहां से फिर वो चालू होते हुए फिर उन्होंने वुमेन्स के बारे में क्या और अच्छी चीजें हो सकती हैं वो सब पूछा। फिर आपका ई कॉमर्स पे क्या व्यू है इस बारे में पूछा। तो ऐसे करते करते इंटरव्यू अच्छा गया। बाकी तैयारी तो सर ऐसा है कि बहुत सारी होती है, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। बाकी इंटरव्यू में कैसे होगा वो नहीं पता, बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। वर्षा, मैं लास्ट में चाहूंगा बोलना आपसे कि भाई आप अचीवर हैं आप। अगर आपको बच्चों को जी। एक मैसेज देना हो कि मतलब कैसे वो सिलेक्शन ले सकते हैं, और जो भी दिक्कतें होती हैं वो आप जानती हैं बच्चों को होती हैं, उससे कैसे ओवरकम करें, जी सर। तो आपसे ये मंच आपका हो गया अभी इस समय। आप अपने हिसाब से बताइए कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सर मैं सबसे बस ये कहना चाहूंगी कि जब हमने सोचा था कि हमें बैंक के एग्जाम देने हैं, तो हमें खुद पे भरोसा था कि हाँ हम निकाल पाएंगे, तभी हमने चालू किया। कोई ऐसे ही नहीं चालू करता है तैयारी। हम्म। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जब लगता है कि डिसीजन गलत ले लिया या अब सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो बैकआउट कर देना चाहिए, क्या 2 मार्क्स से नहीं निकल रहा है, 3 मार्क्स से नहीं निकल रहा है। तो वही एक पॉइंट होता है जिसपे हमें रुकना चाहिए और वहां पे सोचना चाहिए कि नहीं, एक बार और तैयारी कर लेते हैं। भले 1 साल जाएगा, बट हम उसमें ऐसे करके निकलेंगे कि फिर बोलने के लिए नहीं रह जाएगा, हम खुद को अपने सारे क्वेश्चन के हम खुद ही जवाब दे देंगे। दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सिर्फ हवा में बात करना नहीं होता है। आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना है, आपको अपने आप को जवाब देना है। आप ऐसी तैयारी करो कि आखिर में जब रिजल्ट आए और मम्मी पापा का चेहरा देखे, तो फिर लगे कि हाँ भाई तैयारी की थी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर।
चाहे कुछ भी हो, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, आज रेस्ट करो, कल वापस से तैयारी करनी है। घर में कुछ हो गया, माहौल थोड़ा सा खराब है, कोई बात नहीं, आज हो गया, कल से वापस तैयारी करनी है। फ्लो में मतलब हमेशा रहना है पढ़ाई के। बताइए मुझे सर लास्ट में अपनी फैमिली का रिएक्शन, जब आपने रिजल्ट बताया तो आपकी फैमिली में रिएक्शन कैसा था? और चूंकि आपकी माता जी होम मेकर हैं तो उनका भी क्या योगदान है आपके करियर में, थोड़ा सा बताइए उसको। सर मैंने तो फोन पे ही देखा था, मैंने क्लर्क का रिजल्ट ही नहीं देखा था, मैंने देखा था डायरेक्ट पीओ का ही रिजल्ट देखा। मम्मी बैठी थी, मैंने कहा मम्मी हो गया। मम्मी कहती किस में हो गया, मैंने कहा पीओ में हो गया। तो मम्मी ने गले लगा लिया और मम्मी ने कहा कि अब जिंदगी में कुछ पाने के लिए नहीं बचा है, जो चाहिए था सब मिल गया। वेरी गुड। तो मुझे उस पे बहुत मतलब अंदर से ऐसा लगा, रोना सा आ गया। फिर मैं पापा के पास गई दौड़ के, फिर मैंने पापा को बताया पापा पीओ हो गया। तो पापा रोते नहीं है, पहली बार पापा को ऐसे रोते हुए देखा। और पापा ने दादी को कॉल किया कि अम्मा जो चाहिए था वो मिल गया। तो सर वो बहुत प्राइसलेस था, मतलब ऐसा लगा कि शायद जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। मम्मी पापा को और दादी को और घर में सब खुश देख के वो फीलिंग मेरी हर तैयारी में, मतलब सर मेरे जितने भी सेंटर्स हैं वो सब 3 घंटे 4 घंटे दूर के होते थे, मेरे घर के पास कोई सेंटर नहीं था एग्जाम सेंटर। पापा ड्राइव करते थे, मुझे लेके जाते थे, और मम्मी साथ में रहती थी सपोर्ट के लिए कि नहीं हम घर पे बैठ के क्या ही कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुमको वहां पे जो एक मॉरल सपोर्ट मिलना चाहिए उन्होंने हमेशा दिया है। मैं पढ़ते रहती थी, वो पूरे टाइम काम करती थी, सारे घर के काम करती थी। ऐसा नहीं था कि तुम लड़की हो तो तुमको घर के काम करने हैं, ये सब कुछ भी नहीं था सर। मुझे पूरे टाइम पढ़ाई के लिए दिया गया था और मैंने बहुत अच्छे से उसमें तैयारी कर पाई क्योंकि मम्मी पापा हमेशा साथ रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वर्षा, काफी इंस्पायरिंग जर्नी आपकी थी और आपका जो डेडिकेशन है, मोटिवेशन है टुवर्ड्स योर करियर और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। रियली हेड्स ऑफ यू। आप काफी अच्छी वक्ता है, काफी अच्छा आप बोल सकती हैं। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप भी अपने यूट्यूब जी चैनल सर। बनाइए, बिकॉज आप बच्चों को काफी अच्छा गाइड कर सकती हैं। आपके अंदर जी वो सर। बात है, एबिलिटीज है। जी वर्षा, सर। मैं आपको बताऊं तो मैं भी आपको बहुत एडमायर करता हूँ, जानता भी हूँ। इवन मैंने कई बार आपसे कुछ काम भी थैंक यू। दिया कि टॉपिक्स में जो बताओ कैसे करंट क्या आता है, मुझे याद है। जी सर। और डीएम में काफी अच्छी थी, टेलीग्राम पर एक्टिव रहती थी आप हमेशा, तो आपसे बातचीत होती रहती थी। पिछले साल जी था सर। मुझे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया जी सर। अनफॉर्चुनेटली, बट इस बार हो गया। तो देर से आया बट दुरुस्त आए। जी चलिए, सर। बहुत अच्छी बात है। आपकी मिठाई जो मुझे मिली बहुत ही अच्छी मिठाई थी, मैं एक दिन में सारा खा गया, मिठाई पूरी खा गया। थैंक यू सो मच उसके लिए। ठीक है वर्षा, फिर थैंक यू मिलते हैं। सर। सर। और मैं चाहता हूँ कि जी आप सर। कुछ करिए लाइफ में और इसके अलावा भी कुछ। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।